अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। 2023 का सूरज गरूब हुआ और नए साल का सूरज नई उम्मीद लिए तुलू हो चुका है। अब देखना यह है कि नया साल पाकिस्तान में कितना सियासी, समाजी और मुआशी इस्तेहकाम लेकर आता है। आज 1 जनवरी से मुल्क में आम इंतखाबात 2024 का नया मरहला शुरू हो चुका है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा होने और मंजूर या मुस्तरद होने का मरहला मुकम्मल हो गया है। कौमी असम्बली के लिए 7,473 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए थे, जिनमें से 1,024 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों पर अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा और 10 जनवरी तक एपलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2024 होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे और 8 फरवरी को पोलिंग होगी। दूसरी तरफ नून लीग, पीपल्स पार्टी, आईपीपी, एमक्यूएम और दीगर जमातों के ज्यादातर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का दावा है कि उसके 90% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। यही वजह है कि कागजात नामजदगी का मरहला मुकम्मल होने तक सबसे ज्यादा सवालात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर उठ रहे हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और दीगर नून लीगी रहनुमाओं के कागजात मंजूर हुए। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, बिलावल भुट्टो और दीगर जाले रहनुमाओं के कागजात नामजदगी को भी कबूलियत नसीब हुई। शेख रशीद अहमद, सरदार अख्तर मेगल, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा, उनके शौहर जुल्फिकार मिर्जा, उनके साहबजादे हसाम मिर्जा के कागजात नामजदगी को भी कबूलियत का दर्जा हासिल न हुआ। तहरीक इंसाफ में बानी तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, उनकी फैमिली, चौधरी परवेज राई, उनका खानदान, मेजर ताहिर सादिक, जुल्फी बुखारी, एजाज चौधरी, जरताज गुल, नसरुल्लाह दरेशक, हसनैन बहादुर दरेशक, शौकत बसरा, जमशेद दस्ती, उनका खानदान, शब्बीर कुरैशी और खर फैमिली, आजम खान सवाती, असद कैसर, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, शहरयार आफरीदी और अली अमीन गंडापुर समेत दर्जनों रहनुमाओं के कागजात नामजदगी को कबूलियत न मिल सकी। यहाँ सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में इतनी बड़ी तादाद में किसी एक सियासी जमात के उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए जाने की इससे पहले भी कोई मिसाल मौजूद है? क्या मौजूदा डिजाइन के तहत कराए गए इंतखाबात की मुल्की और आलमी सतह पर कबूलियत होगी? दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो मंगल से NA 127 लाहौर में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। सबसे पहले बतौर एक सियासतदान आप क्या समझते हैं कि 2023 का साल पाकिस्तान की सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए यादगार साल के तौर पर याद रखा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास साहब, सबसे पहले तो आपके देखने वालों को और सुनने वालों को मेरी तरफ से नए साल की मुबारकबाद हो। और जो पिछला साल गुजरा है उसमें बहुत सी चीज़ें उतार चढ़ाव हुई पॉलिटिक्स में कामयाबी भी हुई और नाकामयाबी हुई। एज ए पॉलिटिशियंस हम कामयाब भी कुछ चीज़ों में हुए, लेकिन नाकामयाबी जो है उसमें भी चीज़ें थी। ये नहीं कह सकता कि सिर्फ कामयाबी हुई और नाकामियाँ जो हैं वो नहीं हुई। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जो चीज़ अगर आप कहें कि कुर्बानियों का अगर जिक्र किया जाए, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी वो जो हमने पहले लड़ी थी, अमन की तरफ है। अब दोबारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो इस मुल्क में ख़राब हुई, जिस पे हमारी कुर्बानियाँ हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों की या पुलिस की या मीडिया के दोस्तों की या सियासतदानों की, सिविल सोसाइटी की, उनको भी देखा जाए तो डिबेटेबल चीज़ें हैं, जिसमें अगर आप देखें पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं। सब जिसका जो है वो मतलब मिक्सचर है। अब अगर देखें कि आखिर 2023 के आखिरी दिनों में अगर आप देखें कि पॉलिटिकल एक इलेक्शन का ऐलान हुआ, पाकिस्तान एक नए इलेक्शन की तरफ जा रहा है 2024 में। और आपने भी इंट्रो में भी कुछ चीज़ों का बताया, नॉमिनेशन पेपर के रिजेक्ट होने का। लेकिन हमारा सबसे वो ये है कि फरवरी 2024 में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना चाहिए कि वो हक हुक्मरानी इस मुल्क में किसको देते हैं। एक मजबूत पार्लियामेंट आनी चाहिए, एक मजबूत हुकूमत आनी चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के होने के बाद। आपको क्या लगता है कि फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो दो आपके बड़े हरीफ हैं, एक तहरीक इंसाफ और एक नून लीग, दोनों में से कौन हुकूमत में आए तो आप कहेंगे कि ये इलेक्शन गलत हुआ है, धांधलीज़दा इलेक्शन?
देखिए, हम इस पे डिबेट नहीं करेंगे कौन हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी का तो फ़ोकस है कि हम खुद हुकूमत में आएँ। और धांधली तो देखें, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, जो टैक्स पेयर के पैसों पे तनख्वाहें भी लेते हैं, उनकी ड्यूटी है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएँ। उनका काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। हमारी भी रिज़र्वेशंस हैं भी सही, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमने वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने रखी। आप मुझे बताएँ कि इलेक्शन कमीशनर का जो काम था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया। इलेक्शन की डेट के हवाले से आपने देखा कि इलेक्शन की डेट के हवाले से अगर कोई पार्टी जो है वो बिल्कुल क्लियर थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और इन टाइम होने चाहिए। 8 फरवरी भी सुप्रीम कोर्ट ने में दी। फिर लाहौर हाई कोर्ट में जो इश्यू हुआ, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है वो चीज़ें दोबारा की। हम 8 फरवरी कमिटमेंट थी, उन्होंने उस चीज़ को ऑनर किया और रात को अदालतें खोली और उस चीज़ को सबोताज किया जो चीज़ होनी चाहिए। अब भी कुछ जमातें हैं, जो कि हमारे साथ माज़ी में इत्तेहादी भी थी, पीएमएलए है और जेयूआई है, वो नहीं चाहती कि उस मुल्क में इलेक्शन हो। मुझे ख़्याल नहीं लगता कि वो उनके बयानात से मुझे लग रहा है कि वो इलेक्शन से राय फ़रार इख्तियार कर रहे हैं। तो आपने कहा कि कौन हो हुकूमत में, तो इलेक्शन जो है वो होगा मुनसिफ़ाना नहीं होगा। तो हम इस पे फ़ोकस नहीं करते, हम ये फ़ोकस करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि हम अपनी हुकूमत बनाएँ। फैसल भाई, ये कैसा हुस्न इत्तेफाक है कि एक जमात के तमाम नामवर लोगों के कागजात मुस्तरद हो गए और बाकी जमातों के तमाम नामवर लोगों के कमोबेश कागजात मंजूर हो गए। ये हुस्न इत्तेफाक है या ये कोई कोई और इत्तेफाक है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मुझे उस पे डिटेल नहीं पता कि क्यों रिजेक्शन हुई है, लेकिन कुछ लोगों के जो है कैंडिडेट्स के कागज़ात इसलिए रिजेक्ट हुए कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे। 9 मई के जो इश्यूज़ थे उसके ऊपर थे और 9 मई के इश्यू को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। कोई भी पाकिस्तानी मुहिब वतन उसको डिफेंड नहीं कर सकते जो 9 मई के वाक़यात हुए। हमारे रिज़र्वेशंस होंगे, हमारे इख्तिलाफ़ात होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन इस चीज़ को कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। बाकी जगहों पे जो रिजेक्ट हुए हैं, मैं समझता हूँ कि एपेलेट कोर्ट है, जाएँगे हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट अगर समझती है कि गलत रिजेक्ट हुए हैं या उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि उनको इंसाफ जो है वो उनकी लेकिन जो है नौ हाई नौ कोर्ट में मई मिल में जाएगी। चौधरी साहब, 9 मई में भी जब तक जुर्म साबित नहीं होगा, अदालत सजा नहीं देगी, तब तक आप इलेक्शन से तो किसी को रोक नहीं सकते ना, वो चाहे जितना बड़ा मुजरिम क्यों ना हो। हाँ, जब अदालत सजा दे दे, वो तो किसी भी जुर्म में सजा दे दे तो सजा याफ्ता आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर तो इलेक्शन से किसी को नहीं रोका जा सकता। नहीं रोका जा सकता, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ और मुझे नहीं पता कि किस-किस के नॉमिनेशन पेपर किस-किस वजूहात पे रिजेक्ट हुए हैं। मैं तो सिर्फ़ 9 मई का मैंने सिर्फ़ हम्म, आपको मिसाल दी है। अब ये पता नहीं है कि जो लोगों के रिजेक्ट हुए हैं, जिन कैंडिडेट्स के रिजेक्ट हुए हैं कागज़ात नामज़दगी, उनकी वजूहात क्या थीं? क्या वजूहात की बुनियाद पर जो है वो हुआ है? माज़ी में भी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में खैर नहीं हुए, तो उनको अदालतों ने रिलीफ़ दी है। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर उनके गलत रिजेक्ट हुए हैं, उनको अदालतों से रिलीफ़ मिल सकती है और अगर जेन्युइनली हुए हैं, तो शायद उनको अदालतों से रिलीफ़ ना मिले। जमशेद दस्ती साहब की एक वीडियो सामने आई है, अगर आपकी नजर से गुजरी हो। देखिए, मुझे कुछ इसकी न्यूज़ है क्योंकि मैं अपने हलके में मौजूद हूँ, मुझे ज़्यादा इस चीज़ का वो नहीं है। लेकिन मुझे किसी ने कहा है कि जमशेद दस्ती के घर में शायद ग़ालिबन छापा लगा है या कुछ ऐसे वाक़ई हुए। अगर वाक़ई मैं समझता हूँ कि जमशेद दस्ती के साथ मेरे पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे। अगर जमशेद दस्ती जो बात कर रहे हैं और उसमें हकीकत है, तो मैं उसे सियासतदानों की नाकामी कह सकता हूँ, अफ़सोस भी ज़ाहिर कर सकता हूँ। अब उस चीज़ का मुझे नहीं पता कि वो वाक़ई उसमें क्या मतलब है कि उसमें हकीकत क्या है, क्या नहीं है। लेकिन अगर वीडियो बेस मुझे किसी ने अगर बताया, जो इन्फॉर्मेशन दी है, अगर वो करेक्ट है, तो मैं समझता हूँ कि हम्म, गलत बात है। बिल्कुल सही। और वो चीफ जस्टिस से अपील कर रहे हैं कि इस मामले का नोटिस लें। तो आपको नहीं लगता कि अगर वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, तो भी उनको बेनकाब करना चाहिए कि वो क्यों प्रोपेगेंडा झूठा कर रहे हैं? और अगर वो सही कह रहे हैं, तो ये तो बहुत सीरियस मसला होगा। देखिए, अगर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैंने वीडियो पूरी नहीं देखी और चीफ जस्टिस साहब इस पे सो मोटो एक्शन लेते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हैं या सुप्रीम कोर्ट के हैं। कल से मेरे ख्याल में अदालतें खुल रही हैं, छुट्टियाँ खत्म हो हुँ, रही हैं। तो अगर वो हकीकत पे है और उन पे एक्शन लिया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि तो हकीकत सामने आ जाएगी। तो जिस तरफ से भी है, मैं समझता हूँ ज़्यादती हुई है, तो गलत हुई है। मैं तो पहले भी कहा है, अगर वो कह रहे हैं, सही। क्या नाम है, इस चीज़ की अगर वो बात कर रहे हैं और अगर वो ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा पॉलिटिकल, मैंने पहले भी कहा है, मेरे अपने लोकल हुँ, इलाके में भी अगर किसी पॉलिटिकल के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन हो रही है। देखिए, अमीर बात साहब, हम 5 साल ये रोना पीट रहे थे ना, जब पीटीआई की हुकूमत थी, कि जी आप देखें कि बिल्कुल। पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन नहीं होनी चाहिए, ना करें पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन। आपने कल अपोज़िशन में भी जाना है,
हुकूमतों में भी हमने हुकूमतें भी देखी और अपोज़िशन भी देखी है। पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन आप कुछ अरसे के लिए कर लेंगे अपने अपोनेंट्स को जो है वो क्या करें नीचे दिखाने के लिए। लेकिन फिर आपकी बारी भी आनी, आपने भी अपोज़िशन में जाना है, फिर आपकी जो हुकूमत आएगी आपके मुकाबले में, तो फिर वो ऐसा काम करेगी। तो ये सियासतदानों की नाकामी है मैं समझता हूँ। पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन से कुछ हासिल नहीं होता है। आपकी भी बारी आनी है, मेरी भी बारी आनी है, दूसरे की बारी आनी है। तो इससे मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी रिवायत है। ये बहुत जबरदस्त और बड़ी खूबसूरत बात है। अब यही सियासी हकीकत है पाकिस्तान की जो आप फरमा रहे हैं। अगर सारी सियासी जमातें और सियासतदान इक़्तिदार में आने के बाद इक़्तिदार के नशे में बदमस्त ना हो और इस बात का एहसास रखें कि कल को ये इक़्तिदार छिन जाएगा और फिर वो किसी और जगह पर खड़े होंगे और उनकी जगह पे कोई और आके बैठा होगा और फिर वो उनके साथ यही दोहरा रहा होगा। आखिर में ज़रा पीपल्स पार्टी का फरमाएँ फैसल भाई कि कल से शायद आप एन 127 से बिलावल साहब लाहौर से कैंपेन शुरू कर रहे हैं। तो तारड़ साहब अताउल्लाह तारड़ साहब ने काफ़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जी आपने कराची को क्या दिया है कि आप लाहौर में आ गए कैंपेन करने के लिए? लाहौर वालों को तो आप तब बताएँ ना कि आपने क्या करना है, पहले कराची का बताएँ क्या किया? देखिए, क हमने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ 27 दिसंबर को बीबी की बरसी से किया। बिलावल साहब ने अपनी स्पीच दी। हमने कराची को एनआईसीवीटी दिया, हमने कराची को एसआईयूटी दिया। यहाँ पर सिंध में आप मुझे बताएँ कि चाहे दिल के अमराज़ हैं, लिवर ट्रांसप्लांट है उसके जो है आपके जो गुर्दों का इलाज है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई अगर आप स्टंट डलवाएँ और या आप बाईपास करें, फ्री इलाज हो रहा है। मुझे अता तार साहब बताएँ कि आपने इतने साल हुकूमत की है पंजाब, आपने कितने अस्पताल मुझे गिनवा सकते हैं कि आपने वहाँ पर फ्री इलाज हो रहा हो? मैं कराची से लेके कशमोर तक आपको गिनवा सकता हूँ। हमने जो है वो फ्री जो है वो किए हैं। हमने इस फ्लड में आपके इनके ना चाहते हुए भी हमने उसके ऊपर रेज़िस्ट किया। हम 20 लाख कच्चे मकानात गिरे थे लोगों के, हम उसको जो है वो पक्का कर रहे हैं, 20 लाख पक्के घर बन रहे हैं और उन गरीब लोगों को मालिकाना हकूक मिल रहे हैं, ख़वातीन को। हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के उसमें दायरे में इज़ाफ़ा किया, हमने उनके बच्चों को फ़ीस भी दे रहे हैं, उनके वज़ीफ़े में भी इज़ाफ़ा कर रहे हैं। ये जो कहते हैं ना पंजाब, जो एक समझते हैं कि हमारा गढ़ है लाहौर, अता तार साहब निकलेंगे, उनको पता चलेगा वो जो गढ़ इनका है, वो इनके लिए गढ़ा साबित होगा। ये निकल नहीं सकते हैं। इनके जो लीडर जब पाकिस्तान आए लाहौर के जलसे के बाद मुझे बताएँ कहाँ इन्होंने निकाला? अब वो इन्हीं से पूछ रहे हैं कि मुझे आप लोगों ने क्यों बुलाया? पहले मुझे कहते थे कि मुझे क्यों निकाला? वो कहते हैं मुझे क्यों बुलाया? अब मुझे बताइए कितने कन्वेंशन्स किए हैं? अब वो ड्रामा रचा रहे हैं कि कैंडिडेट्स की मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर जो है कौम से खिताब कर रहे हैं, उसके बाद और कोई अवाम में जाने के काबिल नहीं है। ये अवाम में जाएँगे तो पता चल जाएगा कि क्या किसने क्या दिया और किसने क्या नहीं दिया। राइट। बहुत-बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑनरेबल रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापसी में पाकिस्तान में ग्लोबल समिट होने जा रहा है, सेहत के ऊपर वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेहत आमा की नाकाफी सहूलियात तीसरी दुनिया का एक बड़ा मसला है। इस शोबे में जो आला मयारात मगरबी ममालिक ने कायम किए, उस बुलंदी को कुछ तरक्की पजीर ममालिक ने भी छुआ है, जिनमें सिंगापुर और तुर्किया सरे फहरिस्त है। अमरीका अपनी कौमी आमदनी यानी जीडीपी का 17% शोबा सेहत पर खर्च करता है। बरतानिया तकरीबन 10%, जबकि सिंगापुर अपने जीडीपी का 4% हेल्थ के शोबे पर खर्च करता है। 2022 की हेल्थ केयर इनोवेशन की आलमी फहरिस्त में सिंगापुर 10वें नंबर पर था। बरतानवी थिंक टैंक लेगेटम इंस्टीट्यूट के लेगेटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स में सिंगापुर के हेल्थ केयर सिस्टम को दुनिया में बेहतरीन दर्जा दिया गया है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ शोबा सेहत खुद बीमार नजर आता है, जहां मसाइल का बार है। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान में अद्वियात और इलाज आम आदमी की पहुंच से दूर है। तहम अब निगरान हुकूमत के इकदाम की बदौलत सूरत हाल में कुछ मुस्बत तब्दीली के आसार पैदा हुए हैं। निगरान विफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की काविशों से पाकिस्तान में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का इनेकाद 10 और 11 जनवरी को किया जा रहा है, जो कि एक अहम संग-मील हो सकता है। इस समिट में दुनिया भर से चोटी के माहिरीन सेहत शिरकत करेंगे। आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेजबानी से सेहत के शोबे में पाकिस्तान का वकार बुलंद होगा। इसी तरह शोबा सेहत में इस्लाहात करते हुए विफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने शोबा सेहत को डिजिटलाइज करने का ऐलान भी किया है। याद रहे कि डॉक्टर नदीम जान अपनी खदमात की बदौलत तमगा इम्तियाज और सितारा इम्तियाज भी हासिल कर चुके हैं। वो बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा सेहत आमा के माहिर होने की वजह से सोमालिया, जनूबी सूडान, फिलिपीन, कीनिया और अफगानिस्तान में भी सेहत के शोबे में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान के शोबा सेहत को जिन चैलेंजेस का सामना है, उसमें शोबा सेहत के मजमूई बजट में इजाफा,
सेहत आमा की सहूलियात में इजाफा, अद्वियात की कीमतों में कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरी शामिल है। WHO के मुताबिक पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम रैंकिंग में 169 ममालिक में से 124वें नंबर पर है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक 2021 में पाकिस्तान ने अपने कुल बजट का सिर्फ 1% सेहत के शोबे पर खर्च किया। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे सेहत की तजवीज के मुताबिक कम अज कम GDP का 6% सेहत के शोबे का बजट होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मजमूई सूरत हाल जो सेहत की है उस पर बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा, जो ग्लोबल सिक्योरिटी समिट, हेल्थ सिक्योरिटी समिट करवा रहे हैं आप, क्या ये पहली दफा पाकिस्तान इस तरह के किसी समिट की मेजबानी कर रहा है और इसका एजेंडा या हदफ क्या है? बहुत शुक्रिया मेराबाद साहब, आपने अच्छी तमहीद बांधी। शुरू ही ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट से कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये असल में हमारी ही सोच है और पाकिस्तान ही इसको लीड कर रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत है पूरी दुनिया की। आपने कोविड में देखा, उससे पहले इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक में देखा, उससे पहले भी एबोला और जीका वायरस और सार्स की पैंडेमिक्स आई थी, लेकिन दुनिया उसके साथ निपटने के लिए तैयार नहीं। तो हमने सोचा कि जब ये हेल्थ सिक्योरिटी उस वक्त जो डॉर्मेंट फेज में चली जाती है पैंडेमिक के बाद, क्यों ना उसको उजागर किया जाए। तो दुनिया में हेल्थ और डेवलपमेंट के एजेंडे पे ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी को उजागर करने के लिए हमने ये ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट इन्विजिज की है, और जो इंशाल्लाह 10 और 11 जनवरी को पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। और उसमें जिस तरह आपने फरमाया कि छुट्टी की माहिरीन शिरकत करेंगे, हमारे बहुत से हेल्थ मिनिस्टर साहिबान इसमें शिरकत करेंगे, बहुत से एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। और एजेंडा यही है कि जब भी कोई पैंडेमिक हो, कोई नेचुरल डिजास्टर हो, कोई मैन मेड डिजास्टर हो, उससे जिंदगियों को नुकसान न पहुंचे, सेहत को नुकसान न पहुंचे और सेहत के निज़ाम को नुकसान न पहुंचे। तो अगर पेशबंदी की जाए तो नुकसान कम होता है, और फिर आपकी जो इकोनॉमी को नुकसान, जिस तरह आपने कोविड में देखा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ दुनिया को और तमाम ममालिक को, तो उसका एक प्रिवेंशन करने के लिए ये ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी होती है। और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी को दुनिया के नक्शे पे उजागर करना और फिर एक कंपैक्ट बनाना पूरी दुनिया का, ये हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। कुछ बता सकते हैं डॉक्टर साहब कि कौन कौन से ममालिक हैं जो शिरकत कर रहे हैं इसमें और कितनी तादाद में? अच्छा, ये इंशाल्लाह एक एमेलगम होगी, बहुत सारे ममालिक से एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, कोई 40-50 ममालिक से एक्सपर्ट्स, उनके फिर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, मिनिस्टर्स, हमारी मीडिया के लोग, फिर जो डोनर्स हैं, UN एजेंसीज हैं, WHO है, CDC है। तो एक फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में सेहत के हवाले से एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है जो न सिर्फ जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की हेल्थ सिस्टम को फायदा होगा और पाकिस्तान की इमेज को बूस्ट मिलेगी, बल्कि पूरी दुनिया में गरीब और लो मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं, जो कि वबाओं से बहुत ज्यादा वो मुतासर होते हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी इस काबिल नहीं होती कि वो मुकाबला कर सके, उसकी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए हम कुछ चार्टर करना चाहते हैं, एक कंपैक्ट बनाना चाहते हैं, एक एडवोकेसी फोरम बनाना चाहते हैं कि एक जो दुनिया की जो रिसोर्सेज हैं, जो अगर अमीर ममालिक के पास है, डोनर्स हैं, वो पूल किए जा सके एक ग्लोबल पैंडेमिक फाइनेंसिंग फैसिलिटी में। और फिर वो बकदरे जरूरत, न कि बकदरे दौलत या बकदरे सियासी इम्प्लीकेशंस या स्ट्रेंग्स, वो दुनिया के गरीब और लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ताकि उनके सिस्टम भी वबाओं से उसी तरह नबार्द आजमा हो सके जिस तरह के अमीर ममालिक। इसके साथ साथ वैक्सीन इक्विटी। डॉक्टर साहब, जब आपने अप्रोच किया इस समिट के लिए मुख्तलिफ ममालिक को, तो अमूमन पाकिस्तान की तरफ से अगर किसी मुल्क को कोई दरख्वास्त जाए तो शायद तासुर तो ये है कि कोई मुल्क संजीदा ना ले, और वो भी एक ऐसा मुल्क जिसके अपने हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल डाउट ट्रॉडन है, उसको कौन सीरियस लेगा? तो रिस्पांस और फीडबैक कैसा आया लोगों की तरफ से? अच्छा, बिल्कुल सही बात है। हमारे हेल्थ सिस्टम तो अजल से कमज़ोर रहे हैं, और हमारी ग्लोबल इंटरनेशनल एरिना में हेल्थ सेक्टर में इतनी से भी नहीं थी। लेकिन जब हमने अप्रोच किया और हमने एडवोकेसी की, फिर हमने जो अपना मौक़िफ़ और कंसेप्ट पेपर और फिर जो मोटोज हैं, थीम्स हैं, वो दुनिया के साथ शेयर की, तो बाइंग इन बढ़ी।
मुश्किल जरूर एक सफर था और सफर है अभी भी, लेकिन हमारा अज़म बड़ा पुख्ता है और हमने इसको करना है। और जब इंशाल्लाह ये हो जाएगा तो उससे एक पैराडाइम शिफ्ट आ जाएगी। ये एक गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर के लिए, क्योंकि हमारे सिस्टम पे दुनिया का एतमाद बढ़ जाएगा। हमारी हेल्थ सिस्टम की जो कैपेसिटी है और हेल्थ सेक्टर की लीडरशिप जो है वो दुनिया में मानी जाएगी। तो फिर हमारे स्टेट्स और हमारी से में वजन हो जाएगी। तो ये एक कदम है उसकी तरफ, और हमारा फ्लैग जो है इंशाल्लाह वो पूरी दुनिया में सुरखरू रहेगा और बुलंदी से वो लहराता रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन अब जो चैलेंजेस है जरा उसकी तरफ आए हैं डॉक्टर साहब के। एड्स है अगर तो दुनिया में वो कम हो रहा है, पाकिस्तान में बढ़ रहा है। हेपेटाइटिस है तो पाकिस्तान दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में जा चुका है, शायद 5 बड़े मुल्कों में। इसी तरह से डायबिटीज है तो पाकिस्तान उसमें भी दुनिया के 8-10 बड़े मुल्कों में जा चुका है। थैलेसीमिया, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर, जिसमें पाकिस्तान दुनिया के 5, 10, 15 बड़े मुल्कों में ना हो। जबकि ये बीमारियां दुनिया के बाकी मुल्कों में या तो काफी हद तक खत्म हो चुकी है या खत्म होने के करीब है। तो इतने सीरियस चैलेंजेस के साथ आप होप कैसे दिला सकते हैं कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी कौम को एक सेहतमंद कौम बना सकते हैं? अच्छा अमीर साहब, आपने जो निशानदेही की चैलेंजेस उससे भी ज्यादा हैं, लेकिन ये एक क्रॉनिक इशू है। हेल्थ सेक्टर को किसी एक रिजीम ने, एक गवर्नमेंट ने नहीं, मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है। और मैं कसूरवार ठहराता हूं जिस चेयर पे मैं बैठा हूं, कि उस चेयर का क्या रोल रहा है। हम अगर 25 साल की हिस्ट्री भी देखें तो वो जो रोल प्ले करने चाहिए थी हेल्थ लीडरशिप को, वो नहीं प्ले कर सके। तो हेल्थ हमारे नेशनल एजेंडे पे वो स्पेस ऑक्युपाई ही नहीं कर सका। आपने बात की हेपेटाइटिस सी की, बिल्कुल जी, हम अभी दुनिया में लीड कर रहे हैं क्योंकि इजिप्ट ने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया है। तो हमने क्या किया इसी कलील अरसे में, हमने एक जामे प्रोग्राम सूबों के साथ मिलकर बनाया हेपेटाइटिस सी एलिमिनेशन का। 35.6 बिलियन रुपीस अपने रिसोर्सेज से उसको एलोकेट किए हैं और वो इंशाल्लाह हम लॉन्च कर रहे हैं। और हम हेपेटाइटिस सी एलिमिनेशन का आगाज कर रहे हैं जो बाई 2030 इंशाल्लाह पाकिस्तान से उसका खात्मा हो जाएगा। तो उस प्रोग्राम के बहुत सारे पिलर्स हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, और वो स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, डिटेक्शन और फिर मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस और अवेयरनेस वो करेगी। दूसरी जो बहुत ही अहम और जो भी निगलेक्टेड है वो डायबिटीज है। डायबिटीज भी एक हमारा क्रॉनिक इशू है। हमारी आबादी की बहुत बड़ी एक सेगमेंट इससे मुतासर हो रहा है, हर 4 में से एक बंदा इससे नबद आजमा है। तो उसके लिए भी हमने एक जामी प्रोग्राम बनाया है, और वो भी चूंकि हेल्थ डिवॉल्व सब्जेक्ट है तो हमने 6 के 6 जो हमारे प्रोविंशियल यूनिट्स है उनके साथ कंसल्टेशन में बनाए, वो 6.5 बिलियन रुपीस से। उसमें भी अवेयरनेस, डिटेक्शन और प्रिवेंशन के हवाले से और मैनेजमेंट डायबिटीज के हवाले से उस पर वो पूरे मुल्क में काम होगा, और वो इंशाल्लाह आगाज हम कर रहे हैं, प्रोग्राम फाइनल है। तिलसीमिया की बहुत ही खूबसूरत आपने बात की, क्योंकि ये हमारे एजेंडे पे है। चूंकि इसमें कुछ पेशरफ पहले तो बिल्कुल नहीं हुई थी, अभी हम इस तरह कर रहे हैं कि जो न्यूली में वेड कपल्स होती हैं निकाह से पहले, उसमें हम बाइंड कर लें कि वो टेस्टिंग कर लें, ताकि जो उसकी जेनेटिक स्प्रेड होती है वो ना हो जाए, ट्रांसमिशन जो होती है वो ना हो। तो वो हम मैंडेटरी कराने जा रहे हैं, उसमें लेजिस्लेशन और फिर हमें वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन बिल्कुल पुख्ता इरादा हमारा है, और इस पे हम कुछ आप जैसे एंकर साहिबान और कुछ सेलिब्रिटीज को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं, जिनसे हमने बात भी की है कि वो इस कॉज को चैंपियन कर सकें। इसी तरह हमारी बाकी जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, जो हम आपने HIV की बात की, इस तरह TB भी, इस तरह मलेरिया भी, तो उसके लिए जो ग्लोबल फंड से हमें फैसिलिटी अवेलेबल थी वो हमने बढ़ा दी है। उसकी बजट अभी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ गई है, और वो प्रेडिक्टेबल और एक कंसिस्टेंट सपोर्ट होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो वो प्रोग्राम में हम रिफॉर्म भी ला रहे हैं। उसके लिए हमने एक बड़ा संजीदा जी वो फ्रेमवर्क बनाया है, ताकि जो HIV एड्स है उसकी टेस्टिंग है, जो हाई रिस्क ग्रुप्स है उसके अवेयरनेस है, और खास करके स्टिग्मा रिडक्शन और कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो उस पे हमने एक प्लान बनाया हुआ है और काम भी शुरू किया है। तो हमारी ख्वाहिश है कि हमारे जाने से पहले हेल्थ सिस्टम में जितने ज्यादा, क्योंकि रूम बहुत बड़ी है इम्प्रूवमेंट की, तो रोजाना के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर तो हम कर रहे हैं, लेकिन ख्वाहिश यही है कि हम कोई साउंड फुटिंग पे हेल्थ सिस्टम को छोड़ दें। डॉक्टर साहब आखिर में ये फरमाइएगा कि दोबारा से कोरोना का कोई नया वेरिएंट सर उठा रहा है पाकिस्तान में और मुल्कों में भी, इस पे शॉर्टली बताएं कि ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है और लोगों को क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे?
अच्छा, देखिए ये एक वेरिएंट है बिल्कुल, ये है पूरी दुनिया में, ये सर उठा रहा है, पाकिस्तान भी इसकी लपेट में है, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है, पैनिक की ज़रूरत नहीं है, वही एहतियाती तदाबीर है। और वो जो कोविड की वैक्सीनेशन है वो जारी है हमारे मुल्क में। तो हमारी तो ख्वाहिश है, अपील है कि वो जो लोग जिनकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हुई तो वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएँ। लेकिन एहतियाती तदबीर बड़े सिंपल, मैं आपको बताऊँ। अगर ये वेंटिलेशन घर में ये मुसलसल दिन में 2 घंटे भी रखें, क्रॉस वेंटिलेशन हो, तो और फिर जो वो है ना हीटर और एसी के इस्तेमाल वो कम हो, तो ये खुद ब खुद ये मर जाती है। बाकी जो प्रिवेंशन है, सैनिटाइजेशन है, मास्क है और हैंडशेक है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, तो वो जो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स हैं वही तो हैं। तो कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता केसेस में हाँ, बिल्कुल एक तेज़ी आई हुई है, जो हम देख रहे हैं। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर अदीम जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक में जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे 2023 कैसा गुजरा और 2024 क्या इम्तिहान पाकिस्तानी कौम के सामने ला खड़ा करेगा। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। कुछ तल्ख व शीरी यादों के साथ 2023 का साल रुखसत हो गया और नए साल 2024 का सूरज नई उम्मीदों के साथ तुलू हो चुका है। कौमों की जिंदगी में हर गुजरने और आने वाला साल बेहद अहमियत का हामिल होता है। समझदार कौमें अपने गुजरे वक्त से सीखती और शुरू होने वाले नए वक्त के लिए मंसूबाबंदी करती हैं। 2023 के आगाज में 6 फरवरी को तुर्की और शाम में 7.8 ताकत का एक तबाहकुन ज़लज़ला आया। बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, तकरीबन 50,000 से ज्यादा हलाकतें हुई। अफ्रीका में फौजी बगावतों का सिलसिला 2023 में भी जारी रहा, जहां मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उलटने वाले ताजा तरीन ममालिक में नाइजर और गबूत शामिल हैं। 2023 में आलमी सतह का सबसे बड़ा वाकया गजा का बहरान है, जिसमें इसराइल और अमरीका के गठजोड़ की वजह से हजारों बेगुनाह फलस्तीनियों का खून बहाया गया। 2023 में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया, ये उसका मुख्तसर जायजा लेते हैं। महंगाई ने सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अवाम का जीना दोभर किया। पाकिस्तान में 2023 में महंगाई की शरह में 13% इजाफा हुआ और साल के इख्तिताम पर महंगाई की शरह 42.6% पर जा पहुंची, जिससे पाकिस्तान में महंगाई का 47 साल रिकॉर्ड टूट गया। बिजली और गैस सारिफीन पर 2200 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाला गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तमाम रिकॉर्ड टूट गए और पाकिस्तानी कौम मुल्क की तारीख का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदने पर मजबूर हुई। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में मजमूई तौर पर 50 रुपए से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि वर्ल्ड बैंक ने करार दिया है कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका है और पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से पीछे रह गया है। 14 जनवरी में पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही ने पंजाब की 17वीं सूबाई असम्बली को तहलील किया। 18 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान ने खैबर पख्तूनख्वा की 11वीं सूबाई असम्बली को तहलील किया, लेकिन आईनी मुद्दत पूरी होने के बावजूद इंतखाबात ना हो सके। 2023 में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा काफी हंगामा खेज रहा। नवाज शरीफ तवील खुद साख्ता जलावतनी के बाद पाकिस्तान वापस लौटे। उनके अल अजीजी और रावलफील्ड रेफरेंस जैसे मुकदमात खत्म हुए। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात 9 मई के सामने के बाद टूट फूट का शिकार हुई। बानी तहरीक इंसाफ को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा हुई। वो नाअहल हुए और उन्हें जेल जाना पड़ा। कई मशहूर रहनुमा रूपोश हुए, कुछ ने पार्टी और सियासत छोड़ दी और शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही समेत कई रहनुमा पाबंद सलासुल हुए। बाद में पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप छोड़ना पड़ी और बैरिस्टर गौहर खान ने तहरीक इंसाफ की क़यादत संभाल ली। पीटीआई की टूट फूट से पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जन्म लिया। 2023 में चीफ जस्टिस उमर ताबंजाल रुखसत हुए और जस्टिस काजी फायदीसा ने बतौर चीफ जस्टिस जिम्मेदारियां संभाली। इसी साल पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने की रिवायत का भी आगाज हुआ। 2023 में दहशतगर्दी के अफरीद ने भी एक बार फिर पाकिस्तान में सर उठाया। बलूचिस्तान में होने वाले बम धमाकों, फायरिंग, टारगेट किलिंग, रॉकेट हमलों समेत दहशतगर्दी के 354 वाकयात में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों समेत 240 अफराद लुकमा अजल बने। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात में शहरियों और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों समेत 455 अफराद शहीद हुए।
2023 में पाकिस्तानियों बिलखुसूस खवातीन ने अपने मुतल्लिका शोबाजात में बहुत से कारनामे अंजाम दिए। नबीरा सलीम ने खला में जाने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बनकर तारीख रकम की। शायद खेलों का वो वाहिद शोबा है जिसमें पाकिस्तान ने साल 2023 में ढेरों कामयाबियां हासिल की। नाइला कियानी 8000 मीटर बुलंद 10 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहपैमा बनी। पैरा एशियन गेम्स एथलीट हैदर अली ने गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान ने आलमी जुजिस्टो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दिलावर खान ने वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीतकर तारीख रकम की। हमजा खान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीती। ये 1986 के बाद पहला मौका था जब पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने ये चैंपियनशिप जीती। 2023 बहुत सारी कामयाबियों और तकरीबन ज्यादातर नाकामियों के साथ गरूब हो गया है। 2024 का आगाज पाकिस्तानी कौम और रियासत को सबसे पहला इम्तिहान दरपेश है साफ शफाफ इंतखाबात का। देखते हैं पाकिस्तानी कौम इस मरहले से कैसे सुखरू होगी। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।